0। नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नागरिक विमानन पर उत्तर क्षेत्र के मंत्रियों का सम्मेलन देहरादून में आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई अधिकारियों की शिरकत। उत्तराखंड में धामी सरकार की कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग से 234 डॉक्टरों को किया जाएगा बर्खास्त। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे वारंटधारी डॉक्टर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का दौर। कई जगहों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित। 5 जुलाई तक भर सकते हैं पर्चा। 10 और 11 जुलाई को होगी नाम वापसी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान सुगम और सुविधाजनक बनाने की कवायद। सचिवालय में हुई राज्य संचालन समिति की बैठक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित विभागों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में बारिश का कहर। लैंडस्लाइड के चलते बद्री केदार मार्ग बंद। कर्णप्रयाग के समीप गिरा मलबा। मौसम के चलते बीच बीच में रोकी जा रही यात्रा। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर नागरिक विमानन पर उत्तर क्षेत्र के मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सीएम संबोधित कर रहे हैं। हेलीपोर्ट्स पर सफलतापूर्वक ये सेवाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। यही नहीं, आने वाले समय में राज्य के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी हम हेली सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये सबसे आसान पहुंच का अगर कोई रास्ता है तो हमारे लिए हेली सेवाएं हैं, जो समय की भी बचत होती है और जल्दी हमको त्वरित रूप से सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। हम हेलीपोर्ट्स को कृषि, फार्मा, बागवानी, लॉजिस्टिक्स से जोड़कर उन्हें आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थायी हेली बेस के निर्माण और आपातकालीन संसाधनों की व्यवस्था करने के साथ ही स्थानीय युवाओं को राहत एवं बचाव कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान करके एक सशक्त आपदा प्रतिक्रिया नेटवर्क विकसित करने का भी काम किया है। साथियों, हमारे राज्य में प्रत्येक वर्ष करोड़ों श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब, आदि कैलाश, हरिद्वार। और आप सुन रहे थे उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी को। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी संबंधित विभागों को अहम निर्देश दिए। इस बैठक में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की गई। बैठक में लोक निर्माण, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग के अधिकारी, एनजीओ प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि हर बूथ पर रैंप, व्हीलचेयर, पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं अनिवार्य होंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि समाज कल्याण विभाग हर 3 महीने में दिव्यांग मतदाताओं की अद्यतन सूची उपलब्ध करवाए। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य में सबसे अधिक दिव्यांग मतदाता 30 से 39 वर्ष के हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को समान मतदान सुविधा मिले। निर्वाचन के अंतर्गत प्रतिवर्ष जो है स्टेट स्टीयरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शंस का बैठक आयोजित किया जाता है। राज्य स्तर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ में और दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता कार्य करने वाले एनजीओज के प्रतिनिधियों के साथ में ये बैठक की जाती है। इस प्रकार की बैठक जनपदों में भी किया जाना आवश्यक है। उसके लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए।
साथ में आज की बैठक में जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं इनको चिन्हित करने के लिए, साथ में इनके बूथों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया है, ताकि हर बूथ पर आवश्यक सुविधाएं जो होती हैं उसका कमी उपलब्ध ना हो, वहां पर आवश्यक कार्रवाइयां पूर्ण किया जाए। चमोली जिले में गुरुवार तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के लिए कुल 1060 नामांकन हो चुके हैं, जिसके तहत जिला पंचायत सदस्य, सदस्य क्षेत्र पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत और सदस्य ग्राम पंचायतों के पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन 839 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। जनपद में राज्य चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे, जबकि 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच, 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी की तिथि तय की गई है। बता दें कि चमोली जिले में जिला पंचायत की 26, सदस्य क्षेत्र पंचायत की 244, प्रधान ग्राम पंचायत की 615 और सदस्य ग्राम पंचायत की 4385 पदों के लिए चुनाव होने हैं, जिसके लिए राज्य चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को 839 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन किया है। यहां दूसरे दिन सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 121, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए 491, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए 203 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 24 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, नामांकन करवाए गए हैं, काफी संख्या में हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? नवीन, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, विभिन्न पदों के लिए नामांकन हुआ है। तो चमोली जिले में गुरुवार तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के लिए 1060 नामांकन हो चुके हैं, जिसके तहत जिला पंचायत सदस्य, सदस्य क्षेत्र पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत और सदस्य ग्राम पंचायतों के पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन 839 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के लिए नामांकन हो रहे हैं, 1060 नामांकन अभी तक हो चुके हैं, क्या कुछ अपडेट? और वही हल्द्वानी विकास खंड में 60 ग्राम प्रधान, 39 वीडीसी और 4 जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों ने नामांकन भरे, जबकि सैकड़ों प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा। इस दौरान गांव की सरकार बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों में उत्साह देखने को मिला। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ चढ़कर हो रही है, लिहाजा चुनाव भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश सिंह रावत ने बताया कि निर्वाचन संबंधित सभी तैयारियां पूरी हैं। नामांकन पत्र की बिक्री, नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। हल्द्वानी विकासखंड में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं और 31 जुलाई को मतगणना होगी। हल्द्वानी विकासखंड में 2 तारीख से लेकर और 5 तारीख तक नामांकन पत्रों को जमा किया जाना है। उसके बाद 7 तारीख से लेकर और 9 तारीख तक नामांकन पत्रों का स्क्रूटनी होनी है। तत्पश्चात 10 और 11 तारीख को नामांकन पत्र वापस लिए जाने हैं और 18 तारीख को चुनाव चिन्हों का वितरण किया जाना है। नामांकन शुरू हो गया, लोग बड़े उत्साहित होकर इस बार इस नामांकन में भाग ले रहे हैं और आशा करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। दोबारा नामांकन करने आई हूँ प्रधान के इसमें, और हमने अपने गांव में काफ़ी काम कराए हैं और क्या कहते हैं, अभी आगे को जीत के फिर और कराएंगे। और अभी ये कोरोना काल के वजह से 2.5 साल तो हमारे वैसे ही जा चुके हैं और फिर उसके बाद 2.5 साल बचे हैं। 2.5 साल बचे थे, उसके बाद आधा ही काम हो पाया, फिर आचार संहिता लग गई, ऐसे करके अभी बहुत पेंडिंग में काम बचे हुए हैं। और अब क्या कहते हैं, अब प्रधान बन गए, देखो जनता का सहयोग मिलेगा तो प्रधान बनेंगे तो आगे अपने ग्राम सभा में आगे और कुछ करवाएंगे।
नैनीताल में जिला पंचायत सदस्यों के लिए 20 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। 27 सीटों पर पर्चा खरीदने वालों की संख्या 198 हो गई है। इस बार चुनाव में महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिल रही है। जिला पंचायत जयोली कोच से पंचायत सदस्यों के लिए देविकी विष्ट ने नामांकन किया और कहा, मैं क्षेत्र के लिए अच्छा काम करूंगी, स्वच्छता और स्कूलों की मरम्मत कर शिक्षा को महत्व दूंगी और क्षेत्र के लिए विकास करूंगी। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारी बारिश, चारधाम यात्रा में बाधा और जंगली जानवरों के खतरे के बीच चुनाव करवाना संवेदनहीनता है। उन्होंने अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। गरिमा ने कहा कि भाजपा सेना के पराक्रम और धर्म की राजनीति कर रही है, जबकि धरातल पर कोई विकास नहीं है। जनता अब सब समझ चुकी है और भाजपा को जवाब दी। भाजपा तो जारी करेगी ही करेगी। अब क्योंकि नामांकन की तिथि जारी हो चुकी है तो ऐसे में सूची तो सारे ही दल जारी करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल पूरी तरह से निश्चित है कि भाजपा के और जो जनता का रुझान था, धर्म की आड़ लेकर, सेना का पराक्रम की आड़ लेकर जिस तरह से भाजपा राजनीति करती थी, वो धीरे धीरे बेनकाब हो रही है। जनता समझ रही है कि ये केवल जुबानी जमा खर्च करते हैं, धरातल पर कोई विकास नहीं होता। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाकर ये फूट डालो और राज करो की राजनीति करते हैं। तो अब जैसे अग्निवीर योजना है, उससे इतना नुकसान हमारे पहाड़ी युवाओं को हो रहा है, तो आप देखिए जंगली जानवरों से हमारे पहाड़ों में नुकसान हो रहा है। भरी बरसात में कैसे अधिकारी चुनाव करवाएंगे, कैसे जनता मतदान करने जाएगी, ये संवेदनहीनता है भाजपा। स्वागत है, ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में 234 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। किया जाएगा 234 डॉक्टरों को, वारंटधारी डॉक्टरों को 5 साल की सेवाएं देनी है जरूरी। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे डॉक्टरों को सरकार ने किया बर्खास्त। गैर हाजिर वांडेड चिकित्सकों का जनपदवार विवरण, जिसमें टिहरी गढ़वाल 29, उत्तरकाशी के 25, रुद्रप्रयाग के 14, बागेश्वर के 10, पिथौरागढ़ 25, पौड़ी गढ़वाल के 26, अल्मोड़ा के 16, चमोली के 46, चंपावत के 11, नैनीताल के 41 और देहरादून के 1 डॉक्टर शामिल हैं। तो उत्तराखंड में धामी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने 234 डॉक्टरों को बर्खास्त किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है, स्वास्थ्य विभाग में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर 234 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के लिए सरकार कम तो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में हुई है बड़ी कार्रवाई। 234 नियुक्ति की गई थी, लेकिन उन्होंने गैरहाजिर रहे, वो बिना किसी अनुमति के गैरहाजिर रहे, जिनके ऊपर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इनको बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ये भी आदेश किया है कि इनसे जो बॉन्ड के समय जो वसूली का फीस है वो भी इनसे वसूल किया जाए। और साथ ही जो शर्त इन्होंने नहीं पूरा किया है, इसके लिए इन पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को आदेश दिया है। सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ में डॉक्टरों की असुविधा रहती है, डॉक्टर जाना नहीं चाहते हैं। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई थी जिसके तहत कम फीस पर युवाओं को डॉक्टरी की शिक्षा दी जाती है। साथ ही उनसे एक बॉन्ड भरवाया जाता है कि और जिसके अंतर्गत उन्हें 5 साल तक पहाड़ में स्वास्थ्य सेवा देना अनिवार्य होता है। इसी की तरह ये डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन ये डॉक्टर गैरहाजिर पाए गए, जिसके विरुद्ध इनकी कार्रवाई की आदेश जारी किए गए हैं। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार की मंगलोर थाना नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार की मंगलोर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच भूमि विवाद के दौरान एक की मौत और 7 अन्य घायल होने के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद
कोर्ट ने माना कि मामले की जांच सही नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट ने डीजीपी सहित सभी जिले के एसएसपीओ को 8 जुलाई को बीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हत्या के मामले में याचिका ने जमानत प्रार्थना पत्र तैयार कर जमानत देने की मांग की थी। मामले में दोनों जांच अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। सरकार की ओर से पेश की गई वीडियो क्लिप देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि दोनों एफआईआरों में चार्जशीट पेश की जानी थी, लेकिन यह एक एफआईआर और चार्जशीट और दूसरे पर जांच अधिकारियों ने एफआईआर लगा दी, जबकि मामला एक ही अपराध से जुड़ा है। जांच के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। यदि एक ही जांच अधिकारी होता तो सही रिपोर्ट आती। दोनों की रिपोर्ट विरोधाभासी है। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मदरसे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मदरसे के संचालन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रशासन ने छात्र सहित मदरसे को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। जानकारी के अनुसार 3 जुलाई 2025 को उप जिलाधिकारी के निर्देशन में तहसीलदार सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जसविंदर सिंह, उप निरीक्षक प्रेम वल्लभ जोशी, पुलिस विभाग एवं राजस्व उप निरीक्षक राहुल आर्य, गोविंद अधिकारी और कैलाश चंदोला की टीम ने एक गोपनीय सूचना के आधार पर मदरसा मिफ्तुल उलूम जामा मस्जिद परिसर रामनगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने मदरसा प्रबंधन से संस्थान के संचालन से जुड़े वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन मदरसा प्रबंधक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पाया कि मदरसे का संचालन बिना किसी वैध अनुमति और दस्तावेजों की किया जा रहा है। बिना वैध कागजात के शैक्षिक गतिविधियों का संचालन पाए जाने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मदरसे को सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम छात्रों के भविष्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन केथोला ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रही है वह भाजपा पर सवाल उठा रही है। साथ ही कहा कि भाजपा में मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं। उन्होंने बताया कि भट्टे जी को कार्यकर्ताओं की सहमति से दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। वो पार्टी लगा रही है जो बड़ी मुश्किल से बहुत वर्षों बाद एक परिवार से बाहर निकलकर किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पाई, लेकिन वो भी पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई। हम सब जानते हैं और देखते भी हैं, आज भी बिना एक परिवार की सहमति के कांग्रेस में कुछ काम नहीं होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है जिस पार्टी के अंदर खुद का लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने वाले पदाधिकारी बनते हैं। लोहाघाट के छमनिया के पास सशस्त्र बलों की वर्दी सीने का कार्य करने वाले युवक संजय ढाली को घर के पास एक हरे रंग के सांप ने काट लिया। इसके बाद युवक और उसके साथी विनोद राजभर के द्वारा सांप को पकड़कर डब्बे में बंद किया गया और उपचार के लिए लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय लाया गया, जहां फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी के द्वारा युवक का उपचार किया गया। युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं संजय ने बताया कि वह खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले, तभी एक हरे रंग के सांप ने उनके पैर में काट लिया। सर ये पैर में काट रखा है उंगली में। कल रात 10 साढ़े 10 बजे खाना खा के जब बाहर निकले तो आंगन में आ गया था, तो अंधेरे में पैर पड़ा तो मतलब क्या कहते हैं उनने काट दिए। तो उसको हमने मतलब फिर उसको पकड़ के और साथ ही लेके आ गए हॉस्पिटल। अभी यहाँ मतलब इलाज चल रही है। तो अभी कैसी स्थिति है? अभी स्थिति ठीक है। महाराष्ट्र के प्रमुख टाइगर रिजर्व ताडोवा अंधारी टाइगर रिजर्व से 15 सदस्यीय नेचर गाइड्स का एक दल 3 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचा है और इस भ्रमण का उद्देश्य कॉर्बेट की सफल पर्यटन प्रणाली और गाइडिंग मॉडल को समझना है, ताकि उसे ताडोवा में भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। भ्रमण के पहले दिन इस दल ने जिम कॉर्बेट के घर छोटी हल्द्वानी म्यूजियम का दौरा किया, जहां उन्होंने जिम कॉर्बेट के जीवन और उनके संरक्षण कार्यों को करीब से जाना। इसके बाद उन्होंने उत्तर भारत की पहली आयरन फाउंड्री जो छोटी हल्द्वानी में स्थित है का अवलोकन किया।
और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की। वहीं दूसरे दिन कॉर्बेट के नेचर गाइड्स ने रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया। ताड़ोबा टाइगर रिजर्व से है। टाइगर रिजर्व से हमने एक एजुकेशनल हमारे माननीय एफडी सर है, फील्ड डायरेक्टर, उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है ताकि कॉर्बेट के गाइड्स और ताड़ोबा के गाइड्स इनका एक कोऑर्डिनेशन हो, उनमें कुछ वार्तालाप हो और कुछ सीखने को मिले, नया कुछ जो हो रहा है। तो हमने टाइगर रिजर्व से, ताड़ोबा टाइगर रिजर्व से 15 गाइड्स और +1 RFO जो मैं हूँ, उनके साथ यहाँ पे आया हूँ। जी हाँ, हमने सुना है। यहाँ आने के पहले हमने कुछ बुक्स या हमारे तरफ कुछ टूरिस्ट आते हैं यहाँ से भी, उनके तरफ से भी हमें मालूम हुआ कि यहाँ कॉर्बेट में टाइगर का काउंट जो है वो ज्यादा है और कम एरिया में ज्यादा टाइगर है यहाँ पे, ऐसा सुना है। अभी तक तो हमारा सफारी हुआ नहीं है जंगल में भी, देखते हैं। आज का दिन है, कल का दिन है, हम तो पूरा एंजॉय करेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्या टाइगर कैसा दिखता है, हमारे टाइगर में इधर के टाइगर में क्या यानी फर्क कौन सा है, तो ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे। कॉर्बेट पार्क के बारे में और जिम कॉर्बेट सर के बारे में हिस्ट्री सुनी थी उनकी, उन्होंने जो किया वो, और उसके बाद जो टाइगर से हुए, इधर टाइगर बढ़ गए हैं, तो वो सब सुना था। अच्छा सुना था जिम कॉर्बेट के बारे में। वहाँ भी होता है ना, वहाँ भी टाइगर बहुत बढ़ गए हैं, तो सब कोर के ज्यादा टाइगर हुए तो बफर में आते हैं, गांव के पास के एरिया में आते हैं, तो वहाँ भी होता है, सुना है वहाँ भी होता है। टाइगर बढ़ रहे हैं, अब सेव हो रहे टाइगर, तो वो संघर्ष होना कि जो सेंट्रल भारत जो है वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है तडोबा टाइगर रिजर्व। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व उसको पूरा नाम बोला जाता है, जो कि बाघों की बहुत अच्छी शरण स्थली है और टूरिज्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर नेचर गाइड्स जो है उनको हमारे यहाँ की तरह, कॉर्बेट की तरह, उनको भी उसमें एंगेज किया गया है। वहाँ से एक नेचर गाइड्स का ग्रुप हमारे पास कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आया है, ये सीखने के लिए कि किस तरह से हमारे यहाँ जो टूरिज्म फैसिलिटीज़ हैं वो कैसे चलाई जाती हैं, जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनको किस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, और हमारे यहाँ जो नेचर गाइड्स हैं वो किस तरह से उनका जो टूरिस्ट आते हैं उनका ज्ञान में उनको बढ़ोतरी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके उनका 3 दिवसीय दौरा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुआ है। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर उमट्टा के पास फिर मार्ग बाधित हुआ है, जहां बद्रीश होटल के पास पहाड़ी से मलबा आ गया, जिसके कारण मार्ग बाधित हुआ। इस दौरान सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी। बीती शाम 16 घंटे बाद बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग खुला। फिलहाल सरकारी मशीनरी मलबे को हटाने में जुटी है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।